subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, पाठक अड्डा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4। इससे पहले हमने 3 टेस्ट को डिस्कस कर दिया था, तो जिन लोगों ने नहीं देख रखा है उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की? ऑप्शन से हमारे पास अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी, उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन से बात आई है, तो ये सबसे पहले जो अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1923 में। और ये दिल्ली के अंदर एक स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। और ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बनने वालों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये 1940 से 1946 तक ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। सबसे लंबे टाइम पीरियड के लिए यही प्रेसिडेंट रहे थे बिफोर इंडिपेंडेंस। अभी तो सोनिया गांधी जी हैं। तो इस वक्त में ही आपको ये वेबल प्लान भी आया था और क्रिप्स मिशन भी आया था। अब क्रिप्स मिशन की बात आई है यहाँ पे, तो क्रिप्स मिशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देखते हैं। क्रिप्स मिशन को गांधी जी क्या बोले थे? पोस्ट डेटेड चेक बोले थे। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये लाया गया था आपको सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा, जो कि लेबर पार्टी के थे इंग्लैंड से। और ये कब लाया गया था? तो ये आपको मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आया था। तो ये क्रिप्स मिशन से रिलेटेड पॉइंट्स क्लियर हो गए। फिर अब क्रिप्स मिशन किस लिए लाया गया था? तो क्रिप्स मिशन लाया गया था जब वो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था, तो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए कहा गया था। उसके बदले में वो इंडिया को आज़ाद करने वाले थे। तो ये क्रिप्स मिशन से रिलेटेड बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपको वेबल प्लान जिसका दूसरा नाम है शिमला कॉन्फ्रेंस। और ये कब आया था? जून 1945 में। और ये वेबल प्लान हो गया। और नेक्स्ट कुछ पॉइंट को देखते हैं। जेबी कृपलानी, जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो वो आपको कौन थे? जेबी कृपलानी। फिर यहाँ पे नेहरू जी की बात है, तो नेहरू जी सबसे पहले जो कांग्रेस का सेशन अटेंड किए थे जब वो छोटे थे 1912 में, जब पटना के अंदर बांकीपुर में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस वक्त में उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। और बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था, तो उसके चेयरमैन कौन थे उस वक्त में? प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के? तो रघुनाथ नरसिम्हन मधुलोलकर। नेक्स्ट आता है जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के कितने बार प्रेसिडेंट बने? तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के आज़ादी से पहले 3 बार प्रेसिडेंट बने थे। एक तो आपको 1929 में, फिर 1936 में, जो कि दोनों लाहौर के अंदर हुआ था। फिर 1937 में वो पहले ये गांव का कांग्रेस सेशन था, गांव में पहली बार हुआ था कांग्रेस का सेशन फैजपुर के अंदर। तो ये क्लियर हो गया। अब सी राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राज्यपाल गवर्नर थे, और ये पहले भारत रत्न मिलने वाले में से भी एक थे। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय यूके में निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन से हमारे पास कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, और पांचवा ऑप्शन मतलब समझ जाइए, उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो उस वक्त में 1947 के टाइम में यूके के अंदर लेबर पार्टी का सरकार था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और उस वक्त के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अभी हमने डिस्कस किया था सी राजगोपालाचारी, जिनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। किनके किनके साथ? एक आपको एस राधाकृष्णन और एक साइंटिस्ट थे सीवी रमन। इन तीनों को एक साथ भारत रत्न दिया गया था, और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपको, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, इसको भी हमने पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। ऑप्शन से हमारे पास सी राजगोपालाचारी, ये नहीं थे। जेबी कृपलानी उस वक्त में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फिर जवाहरलाल नेहरू,
कांग्रेस जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले 3 बार अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे? 1929 में, फिर 36 में, फिर 37 में। 37 वाला जो हुआ था फैजपुर में हुआ था और गांव में होने वाला ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? ऑप्शन से हमारे पास रैमसे मैकडोनाल्ड, फिर विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, फिर लॉर्ड वेवल। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्लीमेंट एटली ही इसको बोले थे। उस वक्त में जब इंडिया का वो भारत को आज़ादी मिला था तो उस वक्त के प्रधानमंत्री इंग्लैंड के अंदर थे क्लीमेंट एटली, और उन्होंने ही ये बोला था कि डोडो एक एक्सटिंक्ट पक्षी है, फ्लाइटलेस, जो उड़ नहीं सकता, बर्ड है। और ये कहाँ का बर्ड है डोडो? तो मैरिचुअस का है, और ये उड़ नहीं सकता और वो एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका था, ये क्लीमेंट एटली के द्वारा कहा गया था। तो ये क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है? ऑप्शन से हमारे पास चेन्नई, दिल्ली, फिर कलकत्ता भी था ये ऑप्शन, हाँ कोलकाता में। तो इसका जो राइट आंसर होगा अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता के अंदर है। ऑप्शन बी 5वें क्वेश्चन का आंसर सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6वें क्वेश्चन का, सॉरी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किससे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? ऑप्शन से हमारे पास बहिष्कार, धरना, उपवास, हड़ताल, और लास्ट ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो गांधी जी का जो टोटल सत्याग्रह का टोटल कितना था, वो सत्याग्रह का सिस्टम, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको था एक सत्य हो गया, फिर आपको था अहिंसा, फिर आ गया आपको बलिदान, फिर आपको आ गया सविनय अवज्ञा, फिर था असहयोग, फिर आपको था हिजारत, फिर था आपको सामाजिक बहिष्कार, फिर था आपको हड़ताल, फिर धरना, और सबसे लास्ट वाला जो था उसको कहते थे उपवास। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपवास, ये सबसे उनका अंतिम स्थान प्राप्त था सत्याग्रह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पे हस्ताक्षर आपको ये 2 जुलाई 1972 में हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच ये समझौता हुआ था जब भारत पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था और बांग्लादेश का गठन हुआ था, तो उस वक्त ये संधि हुई थी अमेरिका के दबाव पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8वां क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन से हमारे पास शिलालेख, पक्की मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख, फिर आता पुरातात्विक खुदाई, फिर स्तंभ, फिर आता है आपको लास्ट ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हड़प्पा संस्कृति का खोज किसने किया था? तो आपको 1921 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा ये हड़प्पा संस्कृति की खोज करी गई थी। वहीं पे आपको मोहनजोदड़ो, इसका खोज किया गया था आपको राखल दास बनर्जी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 90वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थल की खुदाई से पुरातत्वविदों को महाभारत कालीन रथ और शाही ताबूत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? ऑप्शन से हमारे पास लक्षागृह, सैनी, सोनोली, सरधनस। तो इसका जो राइट आंसर होगा सोनोली के अंदर ही आपको ये महाभारत कालीन रथ और शाही ताबूत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन फर्स्ट है कान का, दूसरा गला का, तीसरा नाक का, चौथा ऑप्शन क्या है आपको? कलाई का। तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा निष्क। आजकल वैसे भी कनिष्क बहुत फेमस है,
सोना का सबसे बेस्ट ब्रांड माना जाता है। तो कनिष्क एक गले का आभूषण था ऋग वैदिक काल में। तो ये ऑप्शन बी सही जवाब है। 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न कहता है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन से हमारे पास चिकित्सा विज्ञान के कारण, तर्कशास्त्र के कारण, बौद्ध धर्म दर्शन के कारण, रासायन विज्ञान के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म दर्शन के कारण, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 13वां प्रश्न क्या कहता है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। ऑप्शन है पाली, दूसरा संस्कृत, तीसरा प्राकृत, चौथा ब्रह्मी। तो प्राकृत भाषा में ही शिलालेख थे, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। और बाद में ये प्राकृत भाषा ब्रह्मी और पाली में कन्वर्ट हुआ। ब्रह्मी भी बौद्ध धर्म का लिटरेचर है या वो भाषा है, और पाली भी बुद्ध धर्म का त्रिपिटक जो है वो पाली में ही लिखा गया है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था। ऑप्शन से हमारे पास पोताध्यक्ष, पानाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, शुनाध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा पोताध्यक्ष, ऑप्शन ए सही जवाब है इसका, पोताध्यक्ष, ऑप्शन ए। अब देखिए मौर्य शासन के अंतर्गत कुछ ऐसे ही अधिकारी लोग थे जिनका नाम क्या क्या था उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तो हो गया पोताध्यक्ष जो तौल माप का प्रभारी था, फर्स्ट ऑप्शन। फिर आता है आपको पान्याध्यक्ष, ये किस विभाग के अधिकारी थे, तो वाणिज्य विभाग के अधिकारी थे पान्याध्यक्ष। फिर आता सीताध्यक्ष, ये खेती से रिलेटेड विभाग के अधिकारी थे। फिर आता आपको शून्याध्यक्ष, ये बूचर खाने के अधिकारी थे, बूचर खाना। तो ये क्लियर हो गया। और एक थे सुराध्यक्ष, आबकारी विभाग के अधिकारी। फिर एक थे आपको गणिकाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, और गणिकाध्यक्ष किसके अधिकारी थे, गणिकाओं के, गणिकाओं के अधिकारी थे। नेक्स्ट आता है आपको कृण्याध्यक्ष, वो वनों के अधिकारी थे। वनों के अधिकारी को किन्याध्यक्ष कहा जाता था। फिर आपको आया अकाराध्यक्ष, ये आपको खान विभाग के अधिकारी थे। फिर आता है नवाध्यक्ष जो कि जहाज रानी के अधिकारी थे। एक था आपको पत्तनाध्यक्ष जो कि बंदरगाहों के अधिकारी को पत्तनाध्यक्ष कहा जाता था। एक था आपको मान्याध्यक्ष, दूरी और समय से संबंधित चीज़ों के अधिकारी थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आते हैं, तो इसको देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कहता है, वेल्लूर कृष्णामचार्य सुंदरराज अयंगर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष 2018 में इनका जन्म शताब्दी हुआ, ये सही है। इनका जन्म हुआ था आपको 1918 के अंदर 14 दिसंबर के दिन। नेक्स्ट आता है ये अयंगर योग के संस्थापक थे, ये भी सही जवाब है। नेक्स्ट आता है वर्ष 2014 में इनको भारत रत्न मिला, नहीं इनको भारत रत्न नहीं मिला है, और ये योग के फाउंडर थे, तो ये तो सही है। फिर टाइम मैगजीन में इनका 20वीं शताब्दी का 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में इनका शामिल किया गया था इनको, तो ये भी सही जवाब है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक जो ऑप्शन है वो सही है, तो ऑप्शन ई सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र से था। तो ये विधि से इनका क्षेत्र था, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन से हमारे पास चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर आता है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, फिर आता है आपको ऑप्शन डी घटोत्कच, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम, रुक जाइए, चंद्रगुप्त प्रथम यही आपको गुप्त संवत लाए थे 319 से 20 AD के बाद। फिर आपको आता शक संवत एक था
शक संवत ये कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा लाया गया था 78 AD में। नेक्स्ट आता है आपको एक इलाही संवत था, इलाही संवत, और ये अकबर के द्वारा लाया गया था। तो ये 3 संवत हो गए। एक आपको लक्ष्मण संवत था जो कि पाल शासक लक्ष्मण पाल के द्वारा लाया गया था, लक्ष्मण संवत। तो ये भी क्लियर हो गया, पाल शासक लक्ष्मण पाल के द्वारा लाया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे गुप्त शासक से रिलेटेड बात आई तो उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य या डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो कौन थे? ये थे आपको श्री गुप्त, ये फाउंडर थे, और इनका जो टाइटल लिया गया था महाराजा का टाइटल, और गुप्त पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। इनके पुत्र हुए आपको घटोत्कच, जो कि वो भी महाराज का उपाधि लिए थे। फिर आपको आए थे चंद्रगुप्त प्रथम, और ये महाराजा धीराज का टाइटल लिए थे, महाराजा धीराज, चंद्रगुप्त फर्स्ट महाराजा धीराज का टाइटल लिए थे। और ये लिच्छवी प्रिंस कुमारा देवी से शादी किए थे और फिर साम्राज्य को एक्सपेंड किए थे। नेक्स्ट आता है उनके बाद जो आए थे आपको समुद्रगुप्त, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त आए थे आपको चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, ये नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और ये किस इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में पता चलता है? तो वो एरन इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ से पता चलता है। और ये किनके द्वारा कहा गया था नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो VA स्मिथ के द्वारा। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद आए थे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे, और इनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, नवरत्न हुआ करते थे। और इन्होंने जो टाइटल लिया था विक्रमादित्य का टाइटल लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का टाइटल लिए थे। नेक्स्ट आता है आपको कुमार गुप्त, और इन्होंने ही, ये कुमार गुप्त ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था। और इनका एक और नाम है शंकरादित्य, ठीक है। और गुप्त डायनेस्टी के सबसे आखिरी जो राजा हुआ करते थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था आपको विष्णुगुप्त, जो कि लास्ट रूलर हुआ करते थे। तो ये क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, फिर आता है चंद्रगुप्त प्रथम के। तो इसका जो राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे आपको पतंजलि जी। फिर आता है कुछ, हाँ, फिर मौर्य साम्राज्य में मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में कौन थे? तो आपको कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, ये क्लियर, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करी थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको कालिदास किस पीरियड में थे? तो कालिदास आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में थे, जिनके वो नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट आता है आपको एक थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, वो किसके पीरियड काल में थे? तो ये कुषाण डायनेस्टी के अंदर में थे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा मौखरी शासक की राजधानी थी। ऑप्शन ए है धानेश्वर, दूसरा कन्नौज, तीसरा पुरुषपुर, चौथा पेशावर। तो इसका जो राइट आंसर होगा मौखरी वंश का जो राजधानी था वो आपको कन्नौज के अंदर था। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। ऑप्शन से हमारे पास पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने। लास्ट ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो एलोरा का जो ये निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये आपको कराया गया था राष्ट्रकूट के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अब यहाँ पे सब वंशों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जो जो एग्जाम में पूछा जाता है। एलोरा कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। और यहाँ पे कौन से भगवान है इस गुफा के अंदर? तो कैलाश मंदिर इसके अंदर एक है, जो किसके द्वारा बनाया गया था? नरेश कृष्ण के द्वारा, नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाश मंदिर बनाया था एलोरा के अंदर। और इसमें जैन केव भी है, एलोरा के अंदर जैन केव भी है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये यादव्स के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें
पल्लव डायनेस्टी के बारे में कुछ बात जानते हैं। पल्लव डायनेस्टी के अंदर एक राजा थे आपको महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसके समय काल में आर्ट और कल्चर का फाउंडेशन डाला गया था साउथ इंडिया के अंदर। और महेंद्र वर्मन जो अपना कैपिटल बनाए थे वो कहाँ पे बनाए थे, तो ये कैपिटल था पल्लवा का कांचीपुरम में। और इन्होंने एक टेम्पल बनाया था, कौन सा, कैलाशनाथ टेम्पल, और ये कहाँ पे अवस्थित था, तो ये कांचीपुरम के अंदर में था। फिर आपको आता नेक्स्ट चोला के ऊपर चलते हैं। अब चोल साम्राज्य का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग थे वो कौन थे, राजेंद्र चोला, जिनको साउथ इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। राजेंद्र चोला को साउथ इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है, और इनका दूसरा नाम पांडित्य चोला भी है। ठीक है, अब देखते हैं। और इनके ही समय काल में चोल साम्राज्य का जो नहीं, इनके समय काल में नहीं, एक राजा थे चोल साम्राज्य के अंदर, राजा राजा, जिनके समय काल में चोल साम्राज्य का सबसे पावरफुल नेवी था। और ये चोला श्रीलंका को अपने अंदर करा था, श्रीलंका के ऊपर आक्रमण करके। और चोल साम्राज्य में महेंद्र पाल जो थे ना, वो महेंद्र पाल को डिफीट किया गया था, किसके द्वारा, राजेंद्र चोला के द्वारा। और ये पहले साउथ इंडियन डायनेस्टी थे जिन्होंने अपना साम्राज्य नॉर्थ इंडिया पे कायम किया। और इन्होंने एक शिव टेम्पल को बिल्ड किया था, कौन, राजेंद्र चोला ने, और जिसका नाम रखा था, वो कहाँ पे बिल्ड किया था, इनकी जो राजधानी थी राजेंद्र चोला की, उनका राजधानी का क्या नाम था, गंगईकोंडा चोला, गंगईकोंडा चोला, राजेंद्र चोला को कहा जाता था गंगईकोंडा चोला। और इसका जो कैपिटल था गंगईकोंडा चोलापुरम, और इसी के अंदर एक शिव टेम्पल का फाउंडेशन डाला गया था राजेंद्र चोला के द्वारा। तो ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न आता है, चोलों की राजधानी थी, ऑप्शन से हमारे पास कावेरी पट्टनम, नेक्स्ट आता है महाबलीपुरम, नेक्स्ट आता है कांची, नेक्स्ट आता है तंजौर। तो चोला का जो सबसे पहला कैपिटल था वो तंजय, जिसका नाम तंजौर भी था, वो तंजौर कैपिटल था। और ये किसके द्वारा था, तो चोला के जो फाउंडर थे वो किसके समय काल में तंजौर कैपिटल था, तो चोला डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे आपको विजयालय के टाइम में, जिन्होंने एक टाइटल लिया था किस चीज़ का, नर केसरी का। इन्हीं के टाइम में चोल साम्राज्य का जो राजधानी था तंजौर हुआ करता था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगमन था। ऑप्शन से हमारे पास चतुर्वेदी मंगलम, दूसरा परिषद, तीसरा अष्टदिग्गज, चौथा मणिग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा मणिग्राम सही जवाब है। अब देखते हैं चतुर्वेदी मंगलम किसको बोलते हैं। चतुर्वेदी मंगलम देखिए तुलुब डायनेस्टी के नहीं सॉरी चतुर्वेदी मंगलम कहते थे चोला साम्राज्य में के द्वारा, चोला के पीरियड में जब ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दिया जाता था ना, तो उस चीज़ को कहा जाता था चतुर्वेदी मंगलम। और एक ब्रह्मोदय क्या कहलाती थी उस वक्त में, तो दान दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मोदय कहा जाता था। वहीं पे टैक्स फ्री जो लैंड दिया जाता था ब्राह्मणों को चोल साम्राज्य के अंदर, तो उसको चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। नेक्स्ट आता है आपको अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज किसके साम्राज्य में थे, तो अष्टदिग्गज आपको तुलुब डायनेस्टी के अंदर एक राजा हुआ करते थे कृष्णदेव राय, जो कि बहुत फेमस थे। इन्हीं के साम्राज्य के अंदर, इनके अंदर एक अष्टदिग्गज हुआ करते थे। और इसमें 8 दिग्गज लोग का एक समूह था, जिसके अंदर एक थे अल्लासीन पेडन्ना, जिनको तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता था। और तेनालीराम भी इसी अष्टदिग्गज में से एक हास्य कवि हुआ करते थे कृष्णदेव राय की दरबार में। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास की साप्ताहिक कृति कौन सी नहीं है, साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास मृच्छकटिकम, मेघदूत है, ऋतुसंहार है, विक्रमवर्ष्यम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही जवाब है, ये मृच्छकटिकम
सुंदरका के द्वारा लिखा गया था, जिसके अंदर मिट्टी के खिलौना बनाने के बारे में कुछ उसी रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन हैं धर्मपाल, देवपाल एंड विजय सेन, देन लक्ष्मण सेन। अभी अभी हमने बताया था लक्ष्मण सेन इसको शुरू किया था। एक संवत कब शुरू किया था? 1190 ईस्वी में। और लक्ष्मण सेन के दरबार में ही एक कवि हुआ करते थे जयदेव, जिनकी एक रचना है गीत गोविंद, गीत गोविंद, जो कि बहुत फेमस है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे? ऑप्शन से हमारे पास पंडिता रामाबाई, राजा राम मोहन राय, जिनको भारत में भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय हो गया। पंडिता रामाबाई संस्कृत की विद्वान थी। फिर आता आनंद चरलू और महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था 25वें नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26वां प्रश्न है, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है भूमि, खनिज, चट्टान, पर्वत। तो इसका जो राइट आंसर होगा चट्टान। पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन से हमारे पास चाय, गेहूँ, चावल, मूंगफली। चावल, पानी की बहुत मात्रा इसमें ज़रूरी है। तो जलोढ़ मिट्टी के अंदर और किस किस चीज़ का खेती किया जा सकता है? तो सबसे पहले आपको एक तंबाकू ले लो। फिर तंबाकू इंडिया के अंदर किसके द्वारा लाया गया? तो जहांगीर के टाइम में ये फेमस हुआ था। फिर आपको आता कपास भी जलोढ़ मिट्टी में होता है। चावल हो गया, चना ले लो, ये भी होता है। तो ये सारे के सारे जलोढ़ मिट्टी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत का निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ऑप्शन है पेरियार, केरला के अंदर है ये नदी। नर्मदा नदी, ये कहाँ? नर्मदा अमरकंटक में इसका ओरिजिन है। और ये कहाँ पे गिरती है? सबसे लंबी नदी है नर्मदा, दक्षिण गंगा कहलाती है और ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको पेरियार, जो कि इसका जो ओरिजिन होता है ना चोखम पट्टी, जो कि केरला के अंदर है वहाँ से, और ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। तो ये भी नहीं हुआ, नर्मदा भी नहीं हुआ। फिर ताप्ती आता है। ताप्ती ये पश्चिम में बहने वाली नदी है और ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है अरब सागर में। ठीक है। और ये कहाँ पे है ताप्ती नदी? तो सूरत शहर के किनारे में। ठीक है। फिर आता है आपको कावेरी नदी, ये आपको बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी सही है। और इसका जो ओरिजिन है कावेरी नदी का ओरिजिन कहाँ पे है? ताला कावेरी, जो कि ब्रह्मगिरी माउंटेन सीरीज के अंदर है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 29वां प्रश्न है, दिए गए शहरों में कौन सा शहर तटीय है? ऑप्शन है हमारे पास कोझिकोड, कुन्नूर, मल्लपुरम, बेंगलुरु। तो इसमें जो कोझिकोड है वो आपको तटीय कोस्टल सिटी है, केरला के अंदर में है। और केरला के नज़दीक में ही एक मल्लपुरम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा एक से अधिक, ऑप्शन ई सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। टाइफून प्रायः आते हैं, ऑप्शन से हमारे पास मैक्सिको की खाड़ी में, हिंद सागर महासागर में, फिर उत्तर ध्रुवीय महासागर में। इसका जो राइट आंसर होगा चीन और जापान के अंदर टाइफून आता है। अब हरिकेन कहाँ पे आता है ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हरिकेन आपको फ्लोरिडा के अंदर एक तूफान है, वो फ्लोरिडा या अटलांटिक ओशन के आसपास में ये आता है। फिर इंडिया के अंदर अभी अभी रिसेंट में कुछ तूफान आए थे जो कि फेमस है। एक यास तूफान, जिसका नाम दिया गया था किसके द्वारा? ओमान के द्वारा। और ये कहाँ कहाँ आया था? अंडमान, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अंदर। फिर एक फैनी तूफान आया था, फैनी या फानी, जिसका नाम दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा, और ये बांग्लादेश में आया था ये तूफान। तो ये दोनों याद रखिए, आ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है, उसको देख लेते हैं। इकतीसवां प्रश्न, चाय किस जगह होता है? तो असम चले जाइए। तो एक आदू ऑप्शन सही जवाब है।
एक आध सेकेंड, तो एक आध सेकेंड तो दो में ही है। नेक्स्ट आता है आपको गन्ना, और गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश, तो बी का थ्री इसी में, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी सही होगा। मूंगफली गुजरात और सेब हिमाचल प्रदेश। बहुत ही हल्का प्रश्न था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ पे है? ऑप्शन है बहामास, फिर आता है आपको बसरा, फिर दिग्बोई असम। तो ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। 1901 के अंदर में ये खुला था, और भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का गंगोत्री भी कहा जाता है दिग्बोई असम को। तो ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा शहर है? तो ये है आपको ऑप्शन से हमारे पास सिंदरी, नहीं ये फर्टिलाइज़र का वहाँ पे फैक्ट्री है। नेक्स्ट आता है दिल्ली, नहीं। अलावायो, नहीं। पिंपरी जो कि पुणे के अंदर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त बंगाल पल्ली आम किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। उपरोक्त में से कोई नहीं तो एक से अधिक, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण है उग्रवाद के कारण, शहरीकरण के कारण, झूम कृषि के कारण, और तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा झूम कल्टीवेशन के कारण ही वहाँ का जो माउंटेन है वो बैरन होता जा रहा है, मतलब बंजर होता जा रहा है। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस भौगोलिक उत्पाद को भारत में भौगोलिक संकेत का टैग प्राप्त हुआ था? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? 36वें प्रश्न का जो सही जवाब है, दार्जिलिंग का चाय जो था उसको सबसे पहले जीआई टैग मिला था। और जीआई टैग का जहाँ पे मिलता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये आपको चेन्नई के अंदर है। चेन्नई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और ये मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है, जो पर्टिकुलर उसी एरिया में जो चीज़ फेमस होता है और उस एरिया को छोड़ के कहीं दूसरे जगह नहीं हो सकता, तो उस चीज़ को बोलेंगे जीआई टैग वाला जो पर्टिकुलर चीज़ होगा। 2004 में ये दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला था सबसे पहला। फिर आपको ये जो नीलांबर टी है केरला के अंदर, इनको 2013 में मिला था। नीलांबर टिक सोगन लकड़ी है एक टाइप का, इसको 2013 में मिला था जीआई टैग, तो ये तो नहीं हुआ। फिर सोलापुर चद्दर को भी जो जीआई टैग दिया गया था, बट 2004 में बस एक ही जीआई टैग मिला था। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाएं इजराइल से मिलती है? ऑप्शन है हमारे पास लेबानन, फिर जॉर्डन, फिर सीरिया, फिर मिस्र, फिर नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ये आपको इजराइल हो गया, और इजराइल के नॉर्थ में आपको है लेबानन, ठीक है। फिर आपको उसके नॉर्थ ईस्ट में आपको है सीरिया, फिर आपको ईस्ट में है जॉर्डन, फिर आपको साउथ वेस्ट में है इजिप्ट, फिर आपको इस साइड में चले जाइए नॉर्थ इधर है आपको मेडिटेरेनियन सी। तो देखिए यहाँ पे लेबानन आ गया, सीरिया आ गया, जॉर्डन आ गया, बट मिस्र नहीं आया। इसका ऑप्शन डी सही जवाब है। अब जॉर्डन की बात आए तो जॉर्डन का जो कैपिटल है उसका कैपिटल का नाम है अम्मान, और वहाँ की करेंसी को दिनार कहते हैं। फिर सीरिया के कैपिटल का नाम है दमेस्कस, और वहाँ के करेंसी को पौंड कहते हैं। और फिर आता है लेबानन के कैपिटल का नाम बेरूत है, और वहाँ के करेंसी को यूरो बोलते हैं। इजिप्ट के कैपिटल का नाम कायरो है, और करेंसी का नाम पौंड है। तो ये क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, और इसको हम देखते हैं अच्छे से। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए ये हुआ ग्लोब, ये हो गया इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर, और ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। अब देखिए ये हो गया आपको भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा 3 कंटिनेंट मतलब 3 महादेश से होकर गुजरती है, जिसमें आपको हो गया साउथ अमेरिका, फिर आता है आपको अफ्रीका, फिर आता है आपको एशिया।
इसमें एशिया की 2 कंट्री से होकर ये भूमध्य रेखा गुजरती है, और वो दोनों कंट्री कौन सी है? एक आपको आ गया मालदीव्स, फिर आपको दूसरा जो आ गया ये इंडोनेशिया, इसके अंदर से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। फिर आपको अमेरिका की जो इसमें 3 कंट्री है, इस कॉन्टिनेंट में 3 कंट्री है जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। एक आपको है इक्वाडोर, फिर आता है आपको कोलंबिया, फिर आता है आपको ब्राज़ील। तो ये भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। अब साउथ, ये अफ्रीकन कंट्री, टोटल इसके अंदर 7-8 अफ्रीकन कंट्री है जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। तो मतलब टोटल कितने हो गए? टोटल 13 कंट्री है जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। और इसमें आपको ये अफ्रीकन में केन्या के अंदर से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, फिर आपको इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, ब्राज़ील से होकर गुजरती है, बट ये मैक्सिको से होकर कौन सी रेखा गुजरती है आपको? तो मैक्सिको के अंदर से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही जवाब है। फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा कितने देश से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपको 16 देश से होकर गुजरती है, जिसमें कितने कंटिनेंट आते हैं? 3 महादेश और 6 वाटर बॉडी। कर्क रेखा भारत के अंदर से होकर भी गुजरती है, और ये कितने स्टेट के अंदर से पास करती है? तो ये 8 स्टेट से होकर पास करती है। कौन से स्टेट हैं? तो आपको गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, फिर आपको आता है एक त्रिपुरा हो गया, और एक आपको मिज़ोरम आ गया। ये टोटल 8 स्टेट से होकर भारत के अंदर कर्क रेखा गुजरती है। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसके अंदर से आपको इक्वेटर का भी लाइन पास होता है और मकर रेखा का भी लाइन पास होता है? तो वो कंट्री है आपको ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील इसके अंदर इक्वेटर भी पास करती है और आपको कैप्रिकॉर्न मीन्स मकर रेखा भी पास करती है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? ऑप्शन, इंडोनेशिया का कैपिटल जो है वो जकार्ता है, सही जवाब है। मालदीव्स का कैपिटल माले, उत्तर कोरिया सियोल नहीं है, प्योंगयांग, प्योंगयांग इसके कैपिटल का नाम है, जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन से हमारे पास अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ब्लैक कंटिनेंट किसको कहते हैं, डार्क कंटिनेंट किसको कहते हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। फिर आता है आपको यूरोप। यूरोप को कौन सा कंटिनेंट कहा जाता है? तो ये यूरोप को आपको ब्लू कंटिनेंट कहा जाता है, नीला महादेश। नेक्स्ट आता है आपको ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन कंटिनेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपको एशिया, इसको येलो कंटिनेंट कहा जाता है। वहीं पे अमेरिका जब आएगी तो उसको क्या कहा जाता है? रेड कंटिनेंट। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम क्या है? ओसेनिया भी कहा जाता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है? ऑप्शन एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन से हमारे पास पेट्रोलियम उत्पाद, फिर आता है वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकतक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य में स्थित है? मणिपुर के अंदर ही लोकतक लेक प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है? भारत लगभग आपको 25% से ज़्यादा कपास
पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड करता है, मतलब 1/3 पोजीशन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। G15 है विश्व के विकसित देशों का संगठन, यूरोप के विकसित देशों का संगठन, एशिया के विकसित विकासशील देशों का संगठन। एशिया थोड़े आएगा, यूरोप नहीं आएगा, विकसित कहाँ से आएगा। नेक्स्ट, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अधिकांशतः काले धन का शोधन किस प्रकार की कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास बहु एजेंसी समिति के माध्यम से, ऑफशोर कंपनियों के माध्यम से, एकल समिति के माध्यम से, आंतरिक कंपनियों के माध्यम से, और पांचवा ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑफशोर कंपनियों के माध्यम से ये जो काले धन का शोधन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था पहले पंचवर्षीय प्लान के अंदर। ठीक है, कब हुआ था ये 1954, और पहला पंचवर्षीय प्लान कब चला था 1951 से लेके 56 तक। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है सत्यम समिति संबंधित है। सत्यम समिति ऑप्शन है वस्त्र नीति से, विदेश नीति से, संरचना नीति से, भारतीय संविधान के पुनरीक्षण से। तो पहला ऑप्शन वस्त्र नीति से सत्यम समिति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित है। ऑप्शन है हमारे पास नांगल, सिंदरी, आलवे, ट्रॉम्बे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है सिंदरी, जो कि झारखंड के अंदर है, और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के द्वारा इसका एस्टैब्लिशमेंट कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 51। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी। लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये आपको 1991 के अंदर उस वक्त के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव 24 जुलाई 1991 को ये लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है। ऑप्शन है एक्सिम बैंक, नहीं। नेक्स्ट आता है आपको निर्यात शाख एवं गारंटी निगम। ऑप्शन बी, इसका इंग्लिश में क्या नाम हो जाएगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1957 के अंदर, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। अभी कौन है इसके मिनिस्टर, इसके मिनिस्टर हैं आपको पीयूष गोयल। इसके पास एक और मिनिस्ट्री है, कौन सा, कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। और इनका किस राज्यसभा क्षेत्र से हैं, तो ये महाराष्ट्र से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है हमारे पास उपकर, विदेशी सहायता। नेक्स्ट आता है बाजार से ऋणता उगाही। डी ऑप्शन है आपको संघ सरकार के बाजार में अनुदान। तो इसका जो राइट आंसर होगा संघ सरकार के बजट में, सॉरी बाजार यहाँ पे हमने पढ़ दिया था, तो ये बजट है, बजट से जो अनुदान मिलता है उसके द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण कहा जाता है हिंदी में, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, न्यू दिल्ली के अंदर में है, और इसके चेयरपर्सन अभी कौन है, सुखविंदर सिंह संधू हैं, और इसका एस्टैब्लिशमेंट आपको हुआ था 1988 ईस्वी में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। ऑप्शन है हमारे पास राष्ट्रीय आय समिति, केंद्रीय सांख्यिकीय गणना, फिर आता है आपको वित्त आयोग, योजना आयोग। इसका जो राइट आंसर होगा नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी गणना। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है। पहला ऑप्शन है अपराधों के कारण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण नहीं। नेक्स्ट आता है आपको अगला ऑप्शन है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं। नेक्स्ट आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण नहीं। नेक्स्ट आता है आपको पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
क्या सत्य है भारतीय संविधान के 6वें अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के प्रावधान? तो ये सही है, 6वीं शेड्यूल में ही ये दिया गया, तो ये ऑप्शन तो आपको सही है। फिर आता है आपको अनुच्छेद 371 में नागालैंड राज्य के संबंध में उपबंध है, और ये भी सही है। 371 में नागालैंड के बारे में दिया है, ऑप्शन ए भी सही है। फिर 371 में असम के बारे में दिया है, ये भी सही है। 371 में मिजोरम के बारे में दिया गया है, नहीं ये मिजोरम नहीं, ये मणिपुर के बारे में दिया गया है। तो ये ऑप्शन गलत है, बट इसका मोर देन वन तो सही है, तो ऑप्शन ई 56वां का सही होगा। अब कुछ शेड्यूल हैं जिसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला शेड्यूल, टोटल कितना शेड्यूल है अपने संविधान के अंदर? तो टोटल 12 शेड्यूल है। और देखिए 10वां शेड्यूल जो बना था वो कब बना था? आपको 1985 में बना था 10वां शेड्यूल। और 10वां शेड्यूल में है क्या? तो आपको ये एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा अमेंडमेंट था? ये 52वां अमेंडमेंट था, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आपको 11वां शेड्यूल बना था, और 11वां शेड्यूल बना था आपको 73वां अमेंडमेंट हुआ था, और पंचायती राज का, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो ये आपको 1992 में हुआ था। नेक्स्ट आता है आपको 12वां शेड्यूल बना था। 12वां शेड्यूल आपको 1992 में ही बना था, 74वां अमेंडमेंट था, और इसके अंदर आपको क्या डाला गया है? म्यूनिसिपैलिटी डाला गया। तो ये क्लियर है। अब देखिए 371 आर्टिकल के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट के बारे में दिया गया है। 371 क के बारे में नागालैंड के बारे में, ख में असम है, और गौ में मणिपुर है। फिर आपको आता है मिजोरम जो है, आपको ये 371 मिजोरम जो यहाँ पे है 371 जी के अंदर दिया गया है। वहीं पे 371 एफ सिक्किम के अंदर है, और मेघालय जो आर्टिकल 244 के अंदर मेघालय आता है। तो ये क्लियर हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य सभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 129, ऑप्शन बी अनुच्छेद 132, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 143। तो यही 143वें अनुच्छेद के द्वारा ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है। फिर आर्टिकल 129 क्या है? तो आर्टिकल 129 है सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये 29 क्लियर हो गया। फिर आता है आपको आर्टिकल 132, हाई कोर्ट जो कोई भी फैसला करेगा ना, तो उससे अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर से अपील कर सकते हैं। तो ये आपको आर्टिकल 132 कहता है। फिर आपको आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। इसके अंदर 5 रीट हैं, और 5 रीट कौन कौन से हैं? तो आपको एक आता है हैबियस कॉर्पस, जिसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। फिर आता है आपको मैंडमस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? परमादेश। फिर आता है आपको प्रमाणीकरण, परमाणीकरण जिसको सर्टराई कहते हैं। फिर एक आता है क्यो वारंटो और अधिकार परीक्षा, जिसका हिंदी है। फिर एक आता है प्रोहिबिशन, जिसका हिंदी है प्रतिषेध। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ऑप्शन ए है भाग 11 और अध्याय 1। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान के अंदर जो टोटल भाग हैं वो कितने पार्ट में है? तो आपको ये टोटल 25 पार्ट है, और आपको एक प्रेम्बल है इसके अंदर जिसको प्रस्तावना कहते हैं, और 470 आर्टिकल है, टोटल 12 शेड्यूल है, और 5 इसका अपेंडिक्स है, ठीक है। ये टोटल हो गया आपका संविधान का बात। और ये संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इसके चेयरमैन बनाए गए थे SN सिन्हा। फिर आपको 11 दिसंबर 1946 को इसके परमानेंट चेयरमैन बनाए थे राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। फिर आपको 13 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा के अंदर प्रस्तावना पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है? ऑप्शन है हमारे पास राज्य निर्वाचन आयोग, यस ये आर्टिकल 354 में इलेक्शन है भाई, तो मुख्य निर्वाचन आयोग ये भी हो गया। 54 नहीं। फिर वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है। अब जिस चीज़ का आर्टिकल है तो वो तो होगा ही संवैधानिक, तो इसका मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे।
और ये पंचायत किस में है? पंचायती राज आपको आर्टिकल 243 में है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हम देखते हैं जल्दी जल्दी अब, क्योंकि बहुत लेट हो रहा और इतना बड़ा लोड भी होने में दिक्कत होता है। जब तक लाइव नहीं आ रहे हैं तब तक ये सब प्रॉब्लम झेलना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं, पहला संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। फिर आता है आपको, देखिए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन ए। राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, ये सही है, ये सदस्य सही है, फिर ये भी सही। तो इसका मोर देन वन ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में ना एमएलसी वोट नहीं देता, बट लोकसभा और राज्यसभा के टोटल सदस्य, फिर आपको एमएलए जितने होते हैं वो सारे के सारे वोट देते हैं। तो ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, तो इसका मोर देन वन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ऑप्शन है लोकसभा के लिए एक संवैधानिक बाध्यता के कारण, नो। नेक्स्ट, अनुच्छेद 75(3), ये भी सही है, 75(3) के कारण ही ये होता है। नहीं, 75(3) नहीं, 74(3), नहीं, सॉरी गलत हो रहा है। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी है? तो सबसे पहले तो आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये क्लियर हो गया। और ये 75(3) जो कहता है वो क्या कहता है कि लोग, उसी में ये बताया गया है कि ये लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री परिषद के अंदर कौन कौन आता है। सबसे पहले तो आपको पीएम आ गया और साथ में उनके जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो सारे के सारे। तो ये कहता है कि वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन ए और सी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा मोर देन वन, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन अभी पूछा गया था, वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर कितना, लोकसभा का जितना मेंबर होता है, फिर राज्यसभा का जितना मेंबर होता है, ये राष्ट्रपति को चुनता है। तो संसद के दोनों सदस्यों के केवल निर्वाचित सदस्य, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 63 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो पहला ऑप्शन है सरकारी उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में, आकलनों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में। तो संसद के अंदर जो है ना, ये अल्पसंख्यक वाला बात इधर नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 65वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 48 आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है कि इसमें जो काऊ का स्लॉटर होता है, गौ हत्या होता है या कोई भी जानवर जीव जंतु का हत्या होता है, उसको बंद करना। नेक्स्ट आता है 48 ए में क्या कहता है, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना या फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन 48 ए में दिया गया। 49 में क्या कहता है, भारत के अंदर जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं उसका सेफ गार्ड करना, उसका रख रखाव करना। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 50, इसके अंदर क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करना। तो ये ऑप्शन सी इसके क्लियर सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, यूपीएससी हो गया या स्टेट पीएससी हो गया, आर्टिकल 312 के अंदर है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 313 में क्या है, संक्रमणकालीन उपलब्धि को इसमें ऐड किया गया है। फिर आपको आर्टिकल 311 में ऑल इंडिया सर्विस या स्टेट सर्विस के सरकारी कर्मचारी नहीं हटाया जाएगा, जब तक वो रिटायर नहीं करेगा तब तक वो हटाया नहीं जाएगा, यूपीएससी के थ्रू हो या स्टेट पीएससी के थ्रू। 310 में क्या कहता है, इंग्लैंड के अंदर एक कानून था डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर के तहत ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत से ही कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई का टेन्योर रहता है, किसके ऊपर, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर प्रश्न, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? हाँ जी, एकदम किसी से भी ले सकते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैथ आ गया, तो देखिए मैथ जो 2-3 लाइन का आंसर बनाने वाला होगा वो हम बता देंगे, जो डिटेल वाला होगा उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे रफ सीट जैसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया रखा है।
पहला क्वेश्चन है हमारा, विमल एक शांत जल में 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तैर सकता है तथा नदी के बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब स्ट्रीम का जो स्पीड धारा की चाल है 1 किलोमीटर पर आवर, और विमल भाई साहब की चाल है 5 किलोमीटर पर आवर। तो वो धारा के साथ में चलेगा तो उनका स्पीड हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत चलेगा तो उनका स्पीड हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या कहता है, अब ये क्या करते हैं कि प्रारंभिक बिंदु तक वापस गंतव्य तक पहुंचकर प्रारंभिक बिंदु, मतलब एक बार ये जाते हैं, एक बार ये जाएंगे फिर लौट के आएंगे, तो इसमें इनका कितना टोटल टाइम कितना लगेगा, 75 मिनट लगेगा। तो टाइम को हम कितनी चीज़ में बदल लेंगे, आवर में बदल लेंगे, 75/60, 15 चौका 60, 15 पचे 75, तो 5/4 घंटा लगेगा। ठीक है, तब इसमें क्या कहता है, तो हम एक सीधा ऐसे मान लेंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इधर से इधर जाता है आपको 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और फिर इधर से इधर जा रहा है आपको 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है, तो दोनों का ये है, और दोनों इसमें कितना स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और यहाँ पे हमको टाइम दे रखा है, तो मुझे निकालना क्या है, तो इस फार्मूला को बैठा के इस पर निकालेंगे, इसका आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 60 रुपये प्रति किलो की चाय के साथ 65 के प्रति किग्रा की चाय किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 68.20 प्रति किग्रा की दर से बेचने पर 10% लाभ होगा। देखिए, इसको हम मिक्सचर एलिगेशन के थ्रू बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। इधर हम चाय का 60 रुपये वाला रख देंगे, इधर 65 रुपये वाला रख देंगे, और इधर कहता है किस अनुपात से हम मिलाएंगे कि मिलाई जाए कि मिश्रण की 68 रुपये 20 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचने पर, मतलब ये 68 रुपया बेचेंगे तब इसमें 10% का प्रॉफिट होगा। तो मतलब ये 68 रुपया 20 पैसा कितना प्रतिशत है, 110% है। तो हम 100% कैसे निकालेंगे, तो बट्टा 110 इंटू 100 कर लेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा, अब इसको इससे डिडक्ट कर देंगे, इससे डिडक्ट कर देंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3:2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको 70वां प्रश्न, ये कहता है A:B आपको 1:2, और ये तो इजी क्वेश्चन है, ABCD ऐसे निकालेंगे। AB क्या है, A:B कैसे कर देंगे, तो 8:6 कर लेंगे, फिर आपको क्या करेंगे, B:C क्या है, 9:15 कर लेंगे, फिर आपको क्या आ जाएगा, C:D क्या हो जाएगा, 3:4 है, तो यह 3:4 कर लेंगे, तो और ABCD का निकाल लेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जिनको इससे भी ज़्यादा नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो वो हमको टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, उनको मैं डिटेल में बता के समझाऊंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में ₹1.50 तथा 1 रुपया, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ दे रखा है, इसमें होगा 1 रुपया का सिक्का है, फिर ₹1.50 का सिक्का है, फिर 25 पैसा का सिक्का है, इसका रेशियो निकालेंगे। ये सारे के सारे 2:3:4 में है, कितने कितने रुपीज़ होंगे उसका रेशियो निकालते हुए जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 120 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक स्कूल के 450 विद्यार्थियों में 325 फुटबॉल खेलता है, 175 क्रिकेट खेलता है, 50 ऐसे जो ना फुटबॉल खेलता है ना क्रिकेट। इसको वेन डायग्राम से बनाएंगे। अब इसमें कह रहा कि इसमें 325 फुटबॉल खेलता है, ये फुटबॉल वाला हो गया, ये क्रिकेट वाला हो गया। अब 175 खिलाड़ी ये खेलता है, फिर आपको हो गया नेक्स्ट आता है 50 कुछ नहीं खेलता है। ठीक है, तो 50 कुछ नहीं खेलता है, तो टोटल 450 है, तो 400 हो गया ना, 400 हो जाएगा। तो इसमें इसको हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100, 120, 100, हाँ बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट आता है आपको, किसी धनराशि के 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 129.60% धनराशि होगा। तो सबसे पहले देखिए 9% ब्याज है, इसका सिंपल इंटरेस्ट में पहले SI देखेंगे, SI माइनस CI का डिफरेंस निकालेंगे। तो ये एक फार्मूला होता है ना, x + y + x × y/100, तो इसका तो 9 9 18 हो जाएगा और 0.81 हो जाएगा, और इधर 18% होगा 2 साल का। तो इसका जो हम
ये तो सी आई हो गया ना, ये एस आई हो गया, तो ये एस आई 18 हो जाएगा। तो 0.81 का वैल्यू है आपको कितना, 129.60। एक का वैल्यू निकालेंगे, फिर 100 का वैल्यू निकालेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा 73 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है ए स्थान पी से दूसरे स्थान क्यू की ओर जाने के लिए रवाना होता है, ठीक उसी समय बी स्थान क्यू से पी की ओर जाने के लिए रवाना होता है। यदि परस्पर मिलने के पश्चात ए तथा बी गंतव्य तक पहुंचे तो क्रमशः 4 तथा 9 घंटा लेता है, तो उसके चालों का जो अनुपात होगा वो ज्ञात कीजिए। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 50 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करने के लिए 40 मजदूर लगते हैं, तो तब प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है MDH पे इसको बैठा लेंगे, M2D2H2। अब जो पूछ रहा है उसको इसे इधर ला के मल्टीप्लाई काट कूट करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 का डी ऑप्शन, 3 ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक महाजन की 2 वर्ष की छूट उसके लाभ को 11 गुने के बराबर है, तो ब्याज का दर तब 2 साल का छूट देगा, फिर उसको उसका जो फ़ायदा होगा उसका 11 गुना होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे एक 26 मीटर लंबी सीढ़ी टिकी हुई है। यदि दीवार के बाद से सीढ़ी का पाँव 10 मीटर की दूरी पर हो तो जमीन से सीढ़ी का जो ऊंचाई बाहरी किनारे की दूरी ज्ञात करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। ऑप्शन से हमारे पास समान वेग, परावर्ती त्वरण, समान चाल, समान वेग, समान चाल और परावर्ती वेग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीडी तथा डीवीडी, सीडी तथा डीवीडी की तंदुरता को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं आपको पीठ। पीठ को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे गर्थ। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो कुछ कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। एक तो आपको होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो स्थानीय ये तो है। फिर आप तो आता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी है। फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये भी होता है। फिर महासागरीय वाला नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। ने एक आता है कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। फिर आपको आता है एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये आ गया। ये कुछ नेटवर्क सर्विसेज हैं। नेक्स्ट आता है आपको ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब। ऑटो हॉर्न को ना ये फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा जाता है। ये यूरेनियम फ्यूज़न कराए थे, तो एटॉमिक बम इसका राइट आंसर होगा। टेलीविज़न का डिस्कवरी कौन किया था, टेलर फार्म्सवर्थ सेकेंड ने। फिर खनन का सेफ्टी लैम्प किसके द्वारा किया गया था, तो ये हेनरी डेवी के द्वारा, हेनरी डेवी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को सर्वाधिक प्रदूषित करती है। तो इसका जो राइट आंसर आर्सेनिक, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन पानी के अंदर करता है। नेक्स्ट आता है एक्रिलिक क्या है, तो एक रेशा है, फाइबर है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस क्या हो गया। वैसे जो नॉर्मल गैस तो आपको नाइट्रोजन है जो कि 78% होता है। अक्रिय गैस में ऑर्गन है जिसका वैल्यू लगभग कितना होता है, तो इसका वैल्यू आपको होता है 0.93%। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है, क्या है। पशुओं के अपशिष्ट, इसके अंदर आपको मीथेन होता है, तो इससे बायोगैस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा होता है। ऑप्शन से हमारे पास विटामिन ए, विटामिन ई, डी। नेक्स्ट आता है विटामिन के, तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओजोन परत की रक्षा के लिए कौन सी संधि बनाई गई थी। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो आपको ये 16 सितंबर 1987 में 1987 में मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। फिर आपको एक मिन्स प्रोटोकॉल है ना, ये मिन्स प्रोटोकॉल आपको 2014 के अंदर हुआ था वार को ख़त्म करने के लिए डोनबास रीजन में। डोनबास रीजन कहाँ पे है, तो यूक्रेन के अंदर है। यूक्रेन के अंदर में जो डोनबास रीजन में वॉर हुआ था उसके लिए मिन्स प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अपने जीवन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी, तो ये तो आपको जबड़ा, ये राइट आंसर ऑप्शन सी
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो ऑप्शन सी, दैट इज लिवर, जिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नतर वायुमंडल में गैसों का सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? तो ऑप्शन ये नाइट्रोजन, ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होता है? ऑप्शन से हमारे पास हरे जंगल में, रेगिस्तान में, घास के मैदान में, पादप लवक पुंज में। तो इसका जो राइट आंसर होगा पादप लवक पुंज, ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, यह निकलती है यूरेनियम से भी निकलती है, यूथोरियम से भी, प्लूटोनियम से, मोर देन वन, इसका ऑप्शन होगा ई सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? ऑप्शन है न्यून ऊष्मा चालकता, न्यून वैद्युत चालकता, अधिक विशिष्ट ऊष्मा, अधिक ऊष्मा चालकता। तो 93 का जो होगा अधिक विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है? तो ये काला और खुरदरा रंग का जो कपड़ा होगा वो ज़्यादा अवशोषण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन सा तय करता है? त्वरक, उद्भाषण का समय, लेंस का फोकस, कैमरा का आकार, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? डॉटनेट नहीं, माया नहीं, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आता है आपको लिनक्स, एक आता है उबंटू, एक आता है आपको मैकओएस, एक है सेलोरिस। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? दुनिया का पहला सफल खोपड़ी प्रत्यारोपण जेम्स बॉयसन का हुआ था, इधर ही रिसेंट में 2-3 साल पहले। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो ऑक्सीजन जो गैस है ना वो आपको कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये नहीं होगा। नाइट्रोजन के साथ भी सेम सिचुएशन ऑक्सीजन वाला, ये भी नहीं होगा। फिर हाइड्रोजन भी कुछ वैसा ही है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन मेटल होता है। फिर ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस। पर क्लोरीन जो होता है वो कलर्ड गैस है, एंटीसेप्टिक के रूप में वर्क करता है, पानी के अंदर डाल के पानी के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको मारा जा सकता है, तो डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट आता है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? तो ऑप्शन से हमारे पास मैडम क्यूरी, हेनरी बैक्यूरेल, एनरिको फर्मी एंड रदरफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा हेनरी बैक्यूरेल, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट आता है, मैरी क्यूरी किसकी खोज करी थी? तो सबसे पहले एक एलिमेंट है रेडियम, उसका डिस्कवरी क्यूरी के द्वारा हुआ था, एक पोलोनियम, और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट आता है आपको एक एनरिको फर्मी, तो वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का खोज किए थे फर्मी साहब। फिर रदरफोर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस का डिस्कवरी करे थे, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। अब शीशे के संचयन वाले सेल शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑप्शन से हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब इसका बनेगा आपको वास्तविक, फिर उल्टा, फिर छोटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब, देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन वर्क, परावर्तित हो जाएगा किरण, एक से दूसरा प्रतिबिंब बन जाएगा, फिर उससे दूसरा, फिर उससे ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये अनंत इसका राइट आंसर होगा। अब आ गया आपको करंट अफेयर, तो ये पुराने करंट अफेयर्स हैं, तो चलिए हम करंट अफेयर की क्लास को अभी देखते हैं। चलिए करंट अफेयर को देख लेते हैं। चलिए 104 प्रश्न है, कौन सा राज्य जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए डिजिटल प्रक्रिया को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन से हमारे पास बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो उड़ीसा ये देश का पहला राज्य बना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ओमीश्योर एक किट है, सार्स कोव के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने के लिए एक परीक्षण किट है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? भारत बायोटेक के द्वारा।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, टाटा मेडिकल डायग्नोस्टिक के द्वारा, सन फार्मा के द्वारा, या किसी के द्वारा नहीं या उससे ज़्यादा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स के द्वारा ये ओमिस्योर सार्स कोवी टेस्ट किट लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, सी ड्रैगन पश्चिम प्रशांत के गुआम में आयोजित एक विशाल पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। इस अभ्यास में कौन सा देश भाग लेगा? ऑप्शन है भारत, यूएस और कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा। तो इसमें सारे स्टेट, सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। इसका ऑप्शन 5 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संघई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन से हैं? जोंग मिंग, एंटोनियो गुटरेस, सलमान खान, एसएन विश्वनाथ। तो फर्स्ट ऑप्शन जोंग मिंग सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, या यूएस, या तुर्कमेनिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 होगा, इसमें 1100 होना चाहिए, ठीक है, के तहत एक विशेष नशा मुक्ति हेल्पलाइन की शुरुआत की? ऑप्शन से हमारे पास बिहार, उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट आता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो बहुत लोग बिहार देख के इसको बिहार टिक करेंगे, बट बिहार इसका आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बनने के लिए तैयार है? ऑप्शन है पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी के साथ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने दूरसंचार उद्योग के लिए यूपीआई ऑटो पर शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो ऑप्शन है एमटीएनएल, एयरटेल, जियो, इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र की उज्ज्वला योजना और राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के कारण कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड। राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जनवरी 2022 से सरकारी निकायों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग को लागू किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत विशाखापट्टनम में अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास के 11वें संस्करण की मेज़बानी करेगा। अभ्यास का क्या नाम है? ऑप्शन है मालवार, मिलन, सिम्बैक्स, कोंकण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो 831 किलोमीटर की है किस देश में खोली गई है? ऑप्शन है चाइना, यूएसए, कनाडा, भारत। इसका राइट आंसर होगा चाइना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एक अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ सहयोग करेगा? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा बिहार, बिहार नहीं, इसका सही जवाब होगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है? पढ़े भारत एक पढ़ाई अभियान है जो कि 1 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। तो ऑप्शन 1 धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखा है? ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, नोएडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरठ। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी, विनय कुमार यादव, सुनीत शर्मा, अश्वनी वैष्णव। तो इसका जो राइट आंसर होगा विनय कुमार त्रिपाठी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शन है के नटराजन, ये तो इससे पहले थे। देन आता वीएस पथानिया, कुलदीप सिंह, एमए गणपति। वीएस पथानिया अभी ज्वाइन किए। फिर कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के चीफ हैं और एमए गणपति एनएसजी के चीफ हैं। ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर तक फाइबर योजना शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा बिहार। लगभग 45,945 गांव में ये फाइबर को लगाया जाएगा, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट गांव में भी आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बिहार सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वर्ष 2021 में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 1, 2, 4, 5। तो टोटल हो गए 5। एक पद्म,
भूषण, जो कि किसको दिया गया था, रामविलास पासवान जी को, और 4 पद्मश्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत सर्वाधिक अंतर राज्यीय स्थानांतरण रिपोर्ट किए हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिहार, लगभग टोटल 6 करोड़, और ये सबसे ज़्यादा दिल्ली में लगभग 3.5 करोड़ लोग। तो इसका ऑप्शन बिहार सही है। चलिए अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बिहार स्पेशल को, उसको देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है हमारे पास राहुल द्रविड़, विवेक लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, सौरभ द्विवेदी। इसका जो राइट आंसर होगा विवेक लक्ष्मण। सौरभ गांगुली का क्या है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई ऑन वे। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किस चीज़ का? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ये वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है, सब्सिडी है, उसके अंतर्गत ही ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री हैं? ऑप्शन से हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन। तो ये बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? ऑप्शन हैं हॉर्नबिल, हमिंगबर्ड, गल और कठफोड़वा। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अमृता शोरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये चित्रकार थी। नेक्स्ट चित्रकार थी ये, और इनका क्या, ये पेरिस के अंदर एक यंग गर्ल नामक एक पेंटिंग की थी, उनमें इनको पेरिस के ग्रैंड सावो का एसोसिएट चुना गया था, और यह सम्मान वो एशिया की पहली ऐसी चित्रकार थी जिनको ये सम्मान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। इसका जो राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्रा के अंदर रहे थे? ऑप्शन सी 3 साल के लिए वो रहे थे। नेक्स्ट आता है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है किस जगह पर? ऑप्शन से हमारे पास गया से, सुल्तानगंज से, पटना से, नालंदा से। राइट आंसर होगा सुल्तानगंज से। नेक्स्ट आता है तीर भक्ति, और ये किस एरिया को कहा जाता है? तो बिहार के नॉर्दर्न पार्ट को, तिरहुत वाले पार्ट को तीर भक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था? गोविंद गुप्त, घटोत्कच, अशोक, चंद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था आपको गोविंद गुप्त, वही तीर भुक्ति का राज्यपाल था। नेक्स्ट आता है, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था कौन सा? ऑप्शन है नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, वैशाली। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट किन के द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन है नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी, सुशील कुमार मोदी के द्वारा। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट आता है, कालिदास रंगालय कहाँ पे अवस्थित है? तो ये पटना के अंदर में है। नेक्स्ट आता है, बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपको 1967 से 69 के बीच में। नेक्स्ट आता है, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार की गठन कब हुई थी? तो ये हुआ था आपको 1967 में। 1967 में हुआ था कब? 5 मार्च 1967 को। कौन से सीएम बने थे? माया प्रसाद सिंह। वो किस पार्टी से थे? तो जन क्रांति दल। और भाई सीएम कौन बने थे? कर्पूरी ठाकुर। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, और अगला जो हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 138, सन 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला? ऑप्शन अररिया, किशनगंज, शिवहर, मधेपुरा। नेक्स्ट आता पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर। हाँ, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। ऑप्शन हैं यहाँ किसके किसके देख लेते हैं। ऑप्शन है ह्वेनसेन, मेगास्थनीज, फाहियान। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की
संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? ऑप्शन है माधव गुप्त ने, जोवित गुप्त ने, आदित्य सेन ने। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी मंदिर ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपको कैमूर जिला के अंदर है। नेक्स्ट आता है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये तो बहुत ही हल्का प्रश्न है, भोजपुर का जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, सॉरी आरा। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण कब किया था? लगभग 673 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी सही जवाब है। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर होगा नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आता है, बोध गया में के महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो ये शशांक के द्वारा किया गया था ऐसा काम। नेक्स्ट आता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? ऑप्शन, ये तो बहुत एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इसको रिपीट किया गया है, ये धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। इसी डायनेस्टी के अंदर एक लक्ष्मण सेन थे जो लक्ष्मण संवत नामक एक संवत बनाए थे। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन है हमारे पास मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, गया। तो इसका राइट आंसर होगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, रामपाल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, देवपाल। नेक्स्ट आता है, बिहार बजट 2018-19 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कितने करोड़ वित्त का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, हालांकि ये पुराना प्रश्न है, नहीं आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी प्रश्न है, बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 कब से प्रभावी हुआ? ऑप्शन है 15 अगस्त 2011 को, 26 जनवरी 2011, फिर आता 2 अक्टूबर 2011, फिर आता 22 अप्रैल। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। ठीक है, तो पसंद आया होगा हमारा वीडियो तो ज़रूर इसको, तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। साथ में जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं एक बार फिर से।